सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल। हेलो। जी आ रही है, आप बोलिए। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे हमें आज मदऊ किया है और हमें बात रखने का मौका दिया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि बीएड एज ए प्रोफेशनल डिग्री, इसके साथ कितना जस्टिस हो पा रहा है। चूंकि जी प्रोफेशनलिज्म का अगर आप देखेंगे, इसका मकसद यही होता है कि इसी फील्ड का बंदा होना चाहिए, इसी फील्ड में उसने प्रैक्टिस किया होना चाहिए, जी तो तब जाके वो उस फील्ड में अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तमाम प्रोफेशनल्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको अपनी डिग्री के साथ वो अपना जस्टिस कर पाते हैं अपने फील्ड में जाके, और बेस्ट वो हम्म परफॉर्म करते हैं। एक टीचर बंदे को इंजीनियरिंग के लिए नहीं लगा सकते हैं, हम एक टीचर बंदे को डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं। लेकिन लास्ट जो रिक्रूटमेंट टीचर्स की हुई थी, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उसमें कुछ डॉक्टर्स भी थे जो टीचर हो गए, जो टीचर अपॉइंट हो गए। अब यहाँ पे बात यह है कि हम्म बीएड एज ए प्रोफेशनल डिग्री, इसके साथ जहाँ तक पॉलिसीज एंड प्रिस्क्रिप्शंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम गाइडलाइंस पेश करते हैं लोगों के सामने, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो या नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन की पॉलिसीज हो, टीचर एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए और टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए, जम्मू कश्मीर में ये बहुत बड़ी सितम ज़रीफी है कि उसको टोटली अगेंस्ट किया गया है। यहाँ पे उन हम्म पॉलिसीज, उन गाइडलाइंस का बिल्कुल भी कोई रिगार्ड नहीं किया गया। इसमें बात यह है हम्म कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो जम्मू कश्मीर की हैं, उन्होंने इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो फेल हो चुके हैं। सबसे बड़ा जो इसमें कारण रहा है वो ये रहा है कि बीएड को आज तक उन्होंने माना कि ये एक सेकंड क्लास की डिग्री है। ये इनका एक माइंडसेट अपने अंदर वो रख चुके हैं कि ये एक सेकंड क्लास की डिग्री है। लेकिन अगर बीएड के आप रूल्स एंड रेगुलेशंस और इस पूरे डिग्री कोर्स को, अब ये 2 साल में हो रहा है, इसका अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त डिग्री है। तो जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत है जहाँ पे बाहर के स्टेट्स से जो टीचर एस्पिरेंट्स आते थे यहाँ पे बीएड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनको इजीली एडमिशन मिलता था बीएड करने के लिए, क्योंकि बाहर वहाँ पे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी, बराबर एज पॉलिसीज, एज पर रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस, तो वो वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाते थे। यहाँ पे उनको प्राइवेट कॉलेजेस मिले थे, रेंटेड रूम्स में, 2 या 3 रूम्स में वो वहाँ पे चलाते थे अपना काम और डिग्रीज दे देते थे थ्रू दियर, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी हो या कश्मीर यूनिवर्सिटी हो। तो ये एक वजह रही जिसकी वजह से इस बीएड की डिग्री के साथ बहुत भेदभाव रहा है। अब दूसरी बात यह है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इसको इम्प्लीमेंट करने में भी सही है, चाहे वो मैं नाम नहीं लेना होगा यहाँ पे, चाहे वो जो भी सर्व शिक्षा स्कीम इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट, उसमें टोटली उनकी गाइडलाइंस को भी की भी पासदारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने वक्तन फवक्तन नहीं की थी। सर्व शिक्षा अभियान के गाइडलाइंस को जब आप देखेंगे तो उसमें इस वक्त अगर आप देखेंगे 40,000 के आसपास जो टीचर्स हैं वो इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस वक्त चाहते हैं कि वो किसी तरीके से रेगुलराइज हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने उनको उस वक्त इस्तेमाल किया था उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो वहां से 20,000 का उनका स्टाइपेंड मिलता था पूरे, उनको 1,500 दिए थे उस टाइम। 1 साल या 2 साल के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट था, उनको बताया गया कि आप 5 साल के लिए टेम्पोररी हो और उसके बाद आपको रेगुलराइज किया जाएगा। तो इसका सारा जो बोझ है वो अनएम्प्लॉयड यूथ्स के ऊपर पड़ा। उनको 5 साल 10 साल हो गए हुए और उसके बाद उन्होंने क्लेम के सामने कि हमें रेगुलराइज किया जाए, आपका वादा है हमें रेगुलराइज करने का। और उसके बाद 2018 में आपको पता ही है, स्टेट एडवाइजरी काउंसिल जो उस वक्त सत्यपाल मलिक साहब उस वक्त के गवर्नर थे, उसकी हेडिंग में, उसकी लीडरशिप के अंडर उस वक्त उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने टोटली बार किया था फ्रेश रिक्रूटमेंट्स को, ताकि इंग्लिश और आरआईटीज जो है एसएसए के, उनको रेगुलराइज किया जाए। और सारा बोझ जो है अनएम्प्लॉयड यूथ्स के ऊपर पड़ा है।
दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको अर्ज करना चाहूँगा, उसकी परेशानी ये रही कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चाहे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, चाहे हेडफोर्ट से है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कि हम कश्मीरियों को, कश्मीरी नौजवानों को गले लगाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये गले लगाना चाहते हैं, आप ये कहते हैं कि हम चाहते हैं, हम बल्क में 50,000 लोग, तब अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस नहीं कर सकते हैं जब क्लियर करेंगे अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए टीचिंग में आना चाहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल 2 साल के बाद या 2-2.5 साल के बाद रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आती थी टीचर्स की। कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में 100-150 के करीब पोस्ट्स होती थी। तो वो एटलीस्ट एक रे ऑफ होप के तौर पर इन अनएम्प्लॉयड यूथ्स को होता था। वो उसमें बहुत से लड़के एब्जॉर्ब भी होते थे और एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट जो एम्प्लॉयमेंट है वो जस्ट थी। बाकी डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशंस आती हैं, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट को बार किया गया है। हमने रिसेंटली देखा कि स्टेट जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने एक डिसीजन दिया था जिसमें कुछ जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स थे उन्होंने वहां पे केस किया था डिपार्टमेंट के खिलाफ कि हमें जनाब जो रिक्रूटमेंट्स नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाली है वो टोटली सारे पोस्ट्स 3,000 के आसपास वो पोस्ट्स 10+2 के लेक्चरर्स के वो उन्होंने रिजर्व कर दिया डिपार्टमेंटल प्रमोशंस के लिए। तो एटलीस्ट इनको 50-50 करना चाहिए। वहां से अटॉर्नी जनरल जो इनका एडिशनल एडवोकेट जनरल जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का था, उन्होंने कहा कि है इन डिपार्टमेंटल प्रमोशंस हमारा RRATs का जो प्रमोशन है वो स्मूथली चले और हमारा डिपार्टमेंट जो है वो डिफंक्ट ना हो जाए। 10+2 की लेक्चरर्स की जो वैकेंसीज थी वो भी टाइमली फुल हो जाए। अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता है और टाइमली हम टीचर्स को अपॉइंट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए वन टाइम देते हैं डिपार्टमेंटल प्रमोशन के जरिए हम इन 3,000 10+2 लेक्चरर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ताकि हम वहां से जो इनकी वैकेंसीज डिपार्टमेंट ऑफ स्कूलाइजेशन में जो इनकी वैकेंसीज एज टीचर्स या मास्टर्स होंगी तो उस पर RRATs और RRATs को एब्जॉर्ब कर देंगे। तो बिल्कुल ये एक मुझे लगता है कि एक पॉलिसी लैक्यूना है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, अनटिल एंड अनलेस दे वोंट एड्रेस दिस इशू जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने टीचर रिक्रूटमेंट को बैन नहीं कहूंगा कि बिल्कुल 2018 में ऑर्डर आया है, जब तक वो इसको रिवोक करेंगे तब तक वो पूरी तरीके से एड्रेस नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात इसमें ये है कि यूथ तक इनको अपनी टीचर रिक्रूटमेंट्स में बेसिक एलिजिबिलिटी के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। तब तक मुझे लगता है कि टोटली आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हो, NCTE की गाइडलाइंस हो या कोई और भी अगर ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलेटरी बॉडी हो उनकी गाइडलाइंस तब तक मुझे लगता है कि जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो डॉक्यूमेंट पेश किया स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए, कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट करने के लिए और यूनिवर्सिटीज में इम्प्लीमेंट करने के लिए। वहां पे अगर आप देखेंगे वहां पे टीचर प्रोफेशनलिज्म का ज्यादा फोकस किया गया, उसका फोकस किया गया। बीएड और एमएड को ज्यादा फोकस करने की बात वहां पे कही गई, उनके ऊपर उनको वेटेज देने की बात कही गई। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी बीएड भी नहीं किया है। मैंने कहा आपको कि लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2018 में, उसमें कुछ बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी के बंदे उसमें सिलेक्ट हो गए एज टीचर्स, क्योंकि वहां पे एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन थी, उनके पास कोई बीएड नहीं था, तो वो टोटली सिनिक हो गए, अंदर हो गए, अपॉइंट हो गए प्योरली CBT। उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर उन्होंने पे था। हम ये चाहते हैं कहीं ना कहीं टीचर रिक्रूटमेंट के अंदर प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा, गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिलेबस है। शबीर साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा।
मैं नसीर रशीद आपके पास आना चाहूंगा, और यही इसी तरह से हमने देखा कि कुछ साल पहले जब जो है वो कि पूरे के पूरे जितने भी आरटी और एसएसए के अंडर जितने भी टीचर्स थे उनको ऑब्जॉर्व करने की, उनको प्रमोट करके उनको जनरल लाइन टीचर बनाने की जो है वो पॉलिसी बनी। अब मामला ये है कि सारे के सारे आरटी टीचर जो है वो जनरल लाइन में तो प्रमोट हो गए, ठीक है, लेकिन हुआ उसका नुकसान ये हुआ कि जो जितने भी जो बीएड प्रोफेशनल एस्पिरेंट्स थे उनके लिए कोई नया रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो वैकेंसीज हैं, अवेलेबल वैकेंसीज हैं, वो उसको फिल करने में तो मुझे लगता है कई साल लग जाएंगे। वो तो आरटी ही फिल कर लेंगे, अंडर एसएसए ही जो है फिल हो जाएंगे। तो नया रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो ये बीएड करके जो बैठा हुआ नौजवान है ये कहाँ जाएगा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग तो कर नहीं सकता, ये डॉक्टर तो बन नहीं सकता है। इसको अगर बीएड की प्रोफेशनल है, इसका मतलब है कि ये प्रोफेशनल टीचर बन सकता है। जैसे कि बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट कुछ अगर टीचर बन सकते हैं, लेकिन कोई टीचर जो है बीएड करके कोई फिजियोथेरेपिस्ट तो बन नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो इनजस्टिस लग रहा है आपको? सबसे पहले मैं सर आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं क्योंकि आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। सर, I will start with the quote of famous historian Henry Adams. A teacher affects eternity. He can never tell you where does his influence stops. जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें जो टीचर होता है इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है और एक सेंट्रल पार्ट होता है किसका, पूरे एजुकेशन सिस्टम का। सर, जैसा कि हम देखते हैं जो हमारे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जिसको बाइबल ऑफ इंडियन एजुकेशन भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी थे, या एनईपी 2020 जिस वक्त हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब थे। बोथ एनईपी 1986 एंड एनईपी 2020 इन्होंने स्पेशल एम्फेसिस ली किस चीज पर की, टीचर की जो प्रोफेशनल नॉलेज पर। एक टीचर तब तक एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता जब तक न वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड और एडुकेटली ट्रेंड हो। ठीक है सर, हम देखते हैं कि हमारे इस जम्मू कश्मीर में कितने स्कूल्स हैं, कितना एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा है, कितना एजुकेशन हर कोई मतलब लिटरेट है, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि जो क्राइम्स हो रहे हैं सोसाइटी में, वायलेंस है सर, और बहुत सारे क्राइम्स हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक ही है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है हमारे जम्मू कश्मीर में वो बहुत ही खराब है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस चीज से खराब हुई? उस चीज का सबसे जो मेन चीज है वो क्वालिटी ऑफ टीचर्स, क्योंकि जो हमारे पास क्वालिटी ऑफ टीचर्स हैं वो बहुत ही खराब है। इस चीज के लिए हम उन टीचर्स को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, इस चीज के लिए यार जिम्मेदार है वो है गवर्नमेंट, क्योंकि जो भी मतलब अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ है हमारे इस यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर में, उनके लिए कोई जॉब पॉलिसी नहीं है। हम देख रहे हैं रिसेंटली सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI उन्होंने एक रिपोर्ट इजरा की, उसमें बोला गया है कि जो जम्मू कश्मीर है ये दूसरे नंबर पर है अनएम्प्लॉयमेंट में, यानी जो जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है वो है 21.6%। ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये तो कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए। हमारे मतलब जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सिविल सोसाइटी है, उन सब के लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं यही जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा यूथ है उनमें टेंशन, उनमें फ्रस्ट्रेशन, उनमें डिप्रेशन, उनमें मेंटल एलिमेंट्स पैदा होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मतलब जो यूथ हमारा है वो एलिनेटेड फील कर रहा है। सर, जैसा कि आपने सवाल किया क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा मतलब हमारे जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड यूथ है। बिल्कुल सर, जो सत्यपाल मलिक जी ने 2018 में एक पास किया एक ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू दैट जो हमारे एसएससी के थ्रू टीचर्स रिक्रूट हुए थे। देखिए सर, यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं उन टीचर्स के खिलाफ नहीं हूँ। जो एसएससी के थ्रू टीचर्स रिक्रूट हुए उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे जम्मू कश्मीर के एजुकेशन में, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एक कितना इंक्रीज हुआ
2001 से लेकर 2021 तक कितना इंक्रीज हुआ लिटरेसी रेट में हमारे जम्मू कश्मीर में। इस सब का क्रेडिट जाता है उन ऐसे टीचर्स को जिन्होंने इस पर मेहनत की। लेकिन सर जब वो रिक्रूट हुए उनके लिए मतलब मखसूस पॉलिसी थी जैसे बाकी स्टेट्स में थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या देखते हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर में यहाँ पर उनको मतलब पहले भी मतलब उनको भी ह्यूमिलेट किया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिर गवर्नमेंट मजबूर हो गई, जब वो पॉलिसी ठीक तरह से गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं की, फिर वो मजबूर हो गए, उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से अब जो हाईली क्वालिफाइड यूथ है हमारे यूटी के, वो इस वक्त सफर कर रहे हैं। सर हम देख रहे हैं कि हमारे मैं पर्टिकुलरली कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ, हियर आर ऑलमोस्ट 88 प्राइवेट बीएड कॉलेजेस, और हमें है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, हमें है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंट्रल क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, हमें है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जहां पर बहुत ही वेल क्वालिफाइड एंड एडुकेटली ट्रेन्ड टीचर एडुकेटर्स यानी जो इन ट्रेनेज को भी पढ़ाते हैं। सर पिछले 2-3 साल से मैं आई एम इन कांटेक्ट विद दोस्त, मतलब बहुत ही मतलब क्वालिफाइड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट ने ये मतलब मैं बोलूंगा उन्होंने इस ऐसे स्कीम का गलत इस्तेमाल की वजह से क्या हुआ, जो हमारा इंटेलेक्चुअल लॉस होता है। क्योंकि जब एक इंसान एट द एज ऑफ 26 वो बीएड करता है, एमएड करता है, फिर क्या उसके पास उसको घर में बैठना पड़ता है। क्योंकि अगर किसी बंदे ने बीएड किया होगा, एमएड किया होगा, वो एक टीचर बन सकता है सर, वो एक स्टेनोग्राफर नहीं बन सकता है, वो एक जूनियर असिस्टेंट नहीं बन सकता है, वो एक डॉक्टर नहीं बन सकता, वो एक इंजीनियर नहीं बन सकता। ठीक है सर, इसकी वजह से उनमें क्या होता है, हमारे यूथ में फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, डिप्रेशन, हम देख रहे हैं कि क्राइम्स कितने बढ़ रहे हैं। और क्या हो सकता है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे मतलब हमारे यूथ से जब ऐसी स्कीम्स इंप्लीमेंट की जाती हैं। वन मोर थिंग इज दैट सर, आज ही आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट कि जो हमारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें आईआईटीज भी का उन्होंने जिक्र किया था कि वहां पर लो एनरोलमेंट है, मतलब वो दे आर फेसिंग लो एनरोलमेंट। मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं कश्मीर में पर्टिकुलरली कश्मीर या जम्मू कश्मीर का इन जनरल हो रहा हूँ, यहाँ पर मैं पिछले 1-2 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब जो हमारा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं वो बंद होने वाले हैं। क्योंकि जो लोकल वहां पर ऑल्दो वहां पर एनरोलमेंट है, वो आते हैं बाहर से लोग, लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, वो यहाँ पर एडमिशन कर रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ पर इजीली डिग्री पास होती है। क्योंकि अगर हम आउटसाइड जेएंड के देखेंगे, वहां पर एनसीटी नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर तो क्लियर कट वायलेशन हो रही है एनसीटी नॉर्म्स का, यानी नेशनल काउंसिल ऑन टीचर एजुकेशन। तो इसीलिए वो यहाँ पर आए क्योंकि उनको इजीली यहाँ पर डिग्री मिलती है। ठीक है सर, लेकिन जो हमारी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, उनको क्या है, वो भी इस वक्त एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो है लो एनरोलमेंट का। रिसेंटली कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये एडमिशन 2021 की है सर। हर किसी कोर्स में ना वैकेंसी फिल हुई, लेकिन जो टीचर एजुकेशन सेक्टर है उसमें अभी भी सीट्स वैकेंट है। इसका रीजन एक ही है कि नाउ पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, अब तो वो बंद होने वाले हैं। लिहाजा हम इस प्लेटफॉर्म की माध्यम से जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए। मतलब बाकी मतलब ये एक ऐसा डोमेन है हमारे जो पूरे मतलब अफेक्ट करता है, हर किसी डोमेन को अफेक्ट करता है। जब एक अच्छा टीचर नहीं होगा तो अच्छा डॉक्टर कहाँ से आएगा? जब एक अच्छा टीचर नहीं होगा तो अच्छा जर्नलिस्ट कहाँ से आएगा? जब एक अच्छा टीचर नहीं होगा तो अच्छा लॉयर कहाँ से आएगा? हमें ये तो हमें देखना है ना सर। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब खराब होगी तो मुझे लगता है जो क्वालिटी मतलब जो क्वालिटी ऑफ पीपल, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में क्राइम्स बढ़ेंगे क्योंकि उनको एजुकेशन जो अनक्वालिफाइड जो अनट्रेन्ड टीचर से मिलेगा। और एक बात है, मैं आपके पास दोबारा, क्योंकि इशफाक साहब बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी जरा पूछना चाहूंगा।
आपकी भी राय लेना चाहूंगा इसी मामले में कि हम ये देखते हैं कि एक सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि एजुकेशन सिस्टम की जो सबसे बड़ी हम कह सकते हैं तो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो टीचर्स होते हैं, यानी उन्हीं पर सारा कुछ टिका हुआ रहता है। पूरे सिस्टम की या उस पूरी इमारत का जो है वो जो नींव होती है वो इन्हीं टीचर्स के बल कंधे पर होती है। और फिर अगर कंधा मजबूत नहीं है, यानी नींव मजबूत नहीं है, तो वो इमारत का टिकना भी जो है वो हम समझते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि जो ग्रेजुएट है वो अच्छा टीचर नहीं बन सकता है, ऐसा नहीं है कि 12th अच्छा टीचर नहीं बन सकता, लेकिन बीएड कुछ तो है जिसमें उसमें प्रोफेशनलिज्म सिखाया जाता है, कुछ तो है जो उसमें एडिशनल जो एजुकेशन के रिलेटेड जितनी भी आपको किस तरह से एजुकेशन टूल्स किस तरह से यूज किए जाते हैं, कुछ तो है जो बीएड में और एमएड में आपको सिखाया जाता है और जो एक ग्रेजुएट लेवल तक नहीं सिखाया जाता है, और कुछ तो है जो आपको एक बीएड को और एक एमएड को अलग करता है एक सिंपल ग्रेजुएट से या एमबीबीएस या जो बाकी जितनी भी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। इस हालात में आप क्या समझते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम और दूसरी तरफ एक प्राइवेटाइजेशन हो रही है, आप सरकारी स्कूलों के अंदर आप सिस्टम को थोड़ा सा कह सकते हैं कि खोखला कर दीजिएगा और प्राइवेटाइजेशन जो है वो बढ़ रही है, तो ये पॉलिसी लैक्यूना है या ये कह सकते हैं कि गलती है या फिर कुछ और वजह आपको दिखती है? Assalamu alaikum, sir. First of all, I'm so grateful to you, sir, for providing us this platform, जिसके थ्रू हम अपनी बात को आगे पहुंचाना चाहते हैं, सर। जी सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए सर, एक टीचर को एक स्टूडेंट का एक स्पिरिचुअल फादर कहा गया है, रूहानी बाप होता है एक टीचर एक स्टूडेंट का। लेकिन अब हम आज के इस दौर में हम क्या देखते हैं कि जो भी टीचर एस्पिरेंट्स जो बड़ी बड़ी जो डिग्रियां हासिल करते हैं, चाहे पहले उसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी होती है बीएड और फिर एमएड वो परस्यू करते हैं, डिग्रियां होल्ड करते हैं, लेकिन लास्ट में उनका एम ये होता है, क्योंकि उन्होंने अपना प्रोफेशन चूज किया होता है टीचिंग, क्योंकि दे नो दैट दे आर कैपेबल ऑफ दैट थिंग। उन्हें पता होता है कि हमें कौन सा टैलेंट है, हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या सीखा है, अब ये जो हमने सीखा है अब हम इसको हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई हम करते हैं स्कूल्स में सर, लेकिन अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कि जब हम ऐसी डिग्रीज को जैसे बीएड को एमएड को जब हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि इन एक्सपीरियंस जो टीचर्स जो आते हैं, तो फिर उसकी वजह से हम फिर देखते हैं कि आज के दौर में जो ये प्राइवेटाइजेशन होती है, आज एक पेरेंट प्रेफर करता है एक अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना एज कंपेयर टू गवर्नमेंट स्कूल। क्यों सर, ऐसी क्या बात है? अगर प्राइवेट स्कूल्स में भी टीचर्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी वही टीचर्स पढ़ाते हैं, देन व्हाई अ पेरेंट चूजेस प्राइवेट स्कूल? क्यों वो फिर चूज करता है अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन के लिए, क्यों वो फिर चूज करता है प्राइवेट स्कूल? क्योंकि हम अपने ही वैली में देख रहे हैं कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, जब कभी भी प्राइवेट स्कूल्स में रिक्रूटमेंट होने वाली होती है और वहां पे उनकी प्रेफरेंस होती है द टीचर शुड बी बीएड, वहां पे लिखा होता है कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है बीएड। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट का हाल देखिए, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों का हाल देखिए, जब वहां की एलिजिबिलिटी का सवाल आता है तो वहां पे कोई भी वहां पे अप्लाई कर सकता है, इवन सिंपल ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई फॉर दैट पोस्ट। तो यही वजह है ना सर, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में रोल क्यों नहीं है, रोल क्यों है आज प्राइवेट स्कूल्स में? इसका वजह यही है कि प्राइवेट स्कूल्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्हें पता है, दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड, उन्हें पता है कि मतलब हमें यहाँ पे बच्चे को पढ़ाना है तो इनके लिए हमें कैसा टीचर चाहिए, तो वो अपनी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो रखते हैं, वो उसमें बीएड को प्रेफरेंस देते हैं, एमएड को प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात आती है तो वहां पे ये सब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सर लास्ट टाइम हमने देखा कि आपने क्लास 4th के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया है, क्लास 4th के लिए आपने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया है, आपने हाईली क्वालिफाइड यूथ को उसमें से बाहर किया, उसमें से उनको बाहर निकाला। गवर्नमेंट क्लास 4th के लिए तो सोचती है, लेकिन उनका नहीं सोचती है जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्रियां हासिल की है टीचिंग के लिए। टीचिंग के लिए उनके पास कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट नहीं कर रहे वो सर, सिर्फ उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किया है सेट क्लास 4th का और बाकी जो पोस्ट होते हैं। लेकिन टीचर जिसको एक स्पिरिचुअल फादर कहा गया है, जिसको बच्चे का एक रूहानी बाप किया गया है, जो एक बिल्डर होता है नेशन का, अब
उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखते हैं सर। ये बात हमारी समझ में नहीं आती है सर। क्यों जो ये गवर्नमेंट है, क्यों ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्यों ये इस बात पे, इस मामले पे ये कंप्रोमाइज करती है? हालांकि इनकी आंखों के सामने ऐसा होता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स है उनमें बहुत ज्यादा रोल है, ये उनकी आंखों के सामने, और एंड दे आर वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट। और इसलिए गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं आज वो मजबूर हुए हैं डोर टू डोर स्टेप कैंपेन करने के लिए। अब हमने देखा, लास्ट टाइम हमने देखा कि अब वो डोर टू डोर स्टेप कैंपेन कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला कराइए। मतलब क्यों ऐसी जरूरत क्यों पड़ती गवर्नमेंट को? अगर गवर्नमेंट ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड करती, अगर गवर्नमेंट पहले ऐसा सोचती कि नहीं टीचर है ये तो एक नेशनल बिल्डर है, इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या ये ट्रेनड है, इसके लिए अगर बेसिक एलिजिबिलिटी रखते, ग्रेजुएशन विद बीएड रखते, तो हो सकता है उससे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में उसकी क्वालिटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती। सर लास्ट टाइम अब यही, जी सर, तो सर और क्या होता है? जी सर, तो अब क्या होता है सर? अब देखिए लास्ट टाइम जो 2017 में रिक्रूटमेंट हुई उसका सब हर एक को पता है कि उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया। अब जब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, सिंस देन टिल डेट अब तब से लेके एक भी पोस्ट नहीं निकला है। क्यों? कल भी आपने जो 2 दिन पहले शायद जो जेके पीएससी का चेयरमैन है जो बीआर शर्मा साहब, उन्होंने भी कल ये मतलब कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि नहीं, पिछले कई सालों से हमारे यहाँ कोई भी एक भी पोस्ट को रेफर नहीं किया गया लेक्चरर्स का, 10+2 लेक्चरर्स का। क्यों? क्योंकि उन्हें आरईटीज को रेगुलराइज करना है। हम उसके खिलाफ नहीं है, कीजिए उनको रेगुलराइज, क्योंकि उनका हक बनता है। उन्होंने इतने टाइम से सर्व किया है डिपार्टमेंट को, अब उनका हक बनता है। लेकिन ये भी सही नहीं है कि आप 100% जो वैकेंसीज है उसको रिजर्व करें आप उनके लिए, क्योंकि सर हर एक डिपार्टमेंट में जो रूल है, हर एक डिपार्टमेंट में जो भी प्रिवेलिंग वैकेंसीज होती है, अब उसको क्या किया जाता है, उसको एक मतलब पर्टिकुलर एक रेशो में डिवाइड किया जाता है, 70-30, 70-30 लीजिए, 60-40 लीजिए, तो फिर एग्जैक्टली फिर उसको कुछ वैकेंसीज जो होती है वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू होती है, और कुछ जो होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो रिक्रूटिंग बोर्ड होता है उनको रेफर की जाती है। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है सर कि फ्रॉम पास्ट 5 years, फ्रॉम पास्ट 6 years, नॉट ए सिंगल पोस्ट हैज बीन रेफर्ड टू दीज रिक्रूटिंग एजेंसीज सर। अब ये क्या है? ये तो एक ग्रेव वायलेशन है ये सर, आर्टिकल 16 की सर, जो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है सर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ जॉब ETC सर। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था? अगर आपको रेगुलराइज करना है कीजिए, शौक से कीजिए, हम उसमें कोई मतलब उसके लिए हम अपोजिट नहीं है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर रेशो, उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए रखते और कुछ इसका आधा हिस्सा रिक्रूटिंग एजेंसीज को आप फॉरवर्ड करते। क्योंकि सर आप ये जानकर अल्लाह की कसम आप हैरान हो गए, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो मेगा रिक्रूटमेंट हुई थी क्लास 4th की, उसमें कुछ टीचर्स एस्पिरेंट्स ने भी फिर उसमें अप्लाई किया था। अप्लाई क्यों किया था? क्योंकि दे आर अबाउट टू गेट ओवरेज सर, वो ओवरेज होने को आए थे। कुछ ने मुझे एक अल्लाह की कसम उसने मेरे सामने रोया था, उसने अपनी बीवी के उसने मतलब गहने उसने भेजे थे, फिर उसने कहा था कि अब हम कोर्ट को जाएंगे, क्योंकि उनको डिबार किया गया। एक तरफ से जो ये हाईली क्वालिफाइड यूथ है, इतनी डिग्रियां होल्ड करके, इतनी डिग्रीज हासिल करके अब वो ओवर एज होने को आए। दूसरी तरफ आपने क्लास 4th के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया, लेकिन आप इन टीचर एस्पिरेंट्स के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? क्यों इनके लिए कोई एक पर्टिकुलर जॉब पॉलिसीज नहीं है? आप ही बताइए सर, ऐसे यूथ जो अभी ओवरेज होने को आए वो जाए तो जाए कहाँ? हालांकि उनके पास जो भी डिग्रीज होनी चाहिए वो उनके पास है, लेकिन अब कमी किस बात की है? कमी इस बात की है दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी अटेंशन, वो कोई भी अटेंशन नहीं दे पा रही है। लास्ट टाइम हमने अक्टूबर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे हमने मेमोरेंडम ऑफ डिमांड भी सबमिट किया था। जब हमने ये हालत देखी अपने एस्पिरेंट्स की, जब हमने ये हालत देखी अपने इन प्रोफेशनली ट्रेनेड डिग्री होल्डर्स की, जो अब रो रहे थे, जिन्होंने अपने बीवियों का गहना जो उन्होंने भेजा था इसके लिए, लेकिन लास्ट में उन्हें क्या मिला? वहां से उनको बाहर किया गया। उनको कहा गया नहीं, आप तो हाईली एलिजिबिलिटी हो, आप तो हाईली
क्वालिफाइड हो, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर उसमें अप्लाई नहीं कर सकते सर, तो और कोई जॉब पॉलिसी उनके लिए फ्रेम कीजिए। क्यों कोई फ्रेम नहीं, क्यों पास्ट 5 ईयर से एक भी पोस्ट उनके लिए रेफर नहीं किया गया है रिक्रूटिंग एजेंसीज को? सर ये जो इश्यूज है, ये बहुत ही बड़े मतलब ग्रेव इश्यूज हैं, जिनको जितनी जल्दी हो सके उनको एड्रेस किया जाना चाहिए सर, ताकि ये जो यूथ है, ये जो पढ़े लिखे यूथ है, ये एक वो है ना, ये एक मतलब कुछ आराम की सांस ये ले सके सर। राइट राइट। बिल्कुल, ये एक सच में एक ग्रीवियस और जेन्युइन डिमांड की है सारे स्टूडेंट्स की और सारे जो भी टीचर एस्पिरेंट्स हैं जो बेसिकली बीएड हैं। मैं आदिल मुश्ताक साहब आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी इसी तरह की चाहूंगा कि आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि जो इस तरह की जो सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं बनती है तो इसका असर एजुकेशन सिस्टम पर और यूथ पर किस तरह से हो रहा है, और वो बीएड जो टीचर जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ सोचेगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो आपको क्या लगता है, किस तरह के असर आप नजर आ रहे हैं, तो आपकी क्या डिमांड है? थैंक यू सर कि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया यहाँ पे। सर जैसा कि बाकी पैनलिस्ट ने अर्ज किया कि जो जम्मू एंड कश्मीर में है वो प्रेजेंटली टॉप कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में। अगर हम यूटी को स्टेट्स का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अभी जम्मू कश्मीर में है। एजुकेशन डिपार्टमेंट वैसा एक सेक्टर था जो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ को अब्जॉर्ब करता था अपने आप में, उनको एम्प्लॉयमेंट के मौके देता था। लेकिन 2018 में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक मूव किया गया, जिसमें मतलब साहब का जो डिसीजन 2018 में आया, उन्होंने जो अपने ऑर्डर में ये लिखा कि जो हमारी डिपार्टमेंटल के जो सारे पोस्ट है, चाहे गजटेड हो, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, उन पे हम आरटीज को एब्जॉर्ब करेंगे। तो सर उस टाइम भी हमने बात उठाई थी। उस टाइम के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, जब पहले इनिशियली मूव स्टार्ट हुई थी इनकी, तो हमने उस टाइम जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि आपके लिए एक अपना कोटा रिजर्व किया रखा जाएगा, जिसमें उनका अपना एक कोटा रिजर्व रखा जाएगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फिर हालात खराब हुए, फिर आर्टिकल की बात हुई, फिर और भी हालात खराब हुए यहाँ पे यूटी में, तो जिससे हमें इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कभी मौका नहीं मिला। तो आप देखिए सर, जो पूरे आरटीज है उनका डिपार्टमेंट में अब्जॉर्ब होना तय है। अब खाली कुछ 500-600 आरटीज है जिनका अभी मतलब ऑर्डर नहीं मिला है। बाकी सब जो आरटीज है उनको डिपार्टमेंट में अब्जॉर्ब किया गया। चलो वो बात तो सही है, हमें उसके साथ कोई वो जाती कंट्रोवर्सी नहीं है। पर मसला ये है कि जो बीएड एमएड वाले हैं जिन्होंने जिंदगी का एक अहम वक्त अपने बीएड एमएड पे गुजारा है, बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। ये जरूरी नहीं कि हर कोई मतलब हाई फाई फैमिली से होता है, कोई बेचारा गरीब भी होता है जिसको लोन लेना पड़ता है या कुछ और जरिए उसको अपने एजुकेशन का जो है खर्चा उठाना पड़ता है। उनकी गवर्नमेंट क्या पॉलिसी फ्रेम कर रही है, वो क्या करेंगे जिन्होंने बीएड एमएड कर रखा है, जिसकी वजह से यूथ जो है वो जहनी टेंशन का शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से यूथ ड्रग्स की तरफ जा रहा है। मतलब समाजी बुराइयां जो है इससे मतलब सामने आती हैं। तो जब एक जिंदगी के 20 साल 25 साल 30 साल एक जवान दे रहा है पढ़ाई पे, खासकर बीएड एमएड एस्पिरेंट्स की मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो लास्ट में जब भाई उसको कह रहा है कि आपको 10 साल के लिए जॉब नहीं मिलेंगे, 10 साल के बाद वो ओवरेज हो जाएगा, तो फिर वो कहीं पे नहीं रहा, ना घर का ना घाट का। तो जिसकी वजह से यूथ जो है वो जहनी मतलब टेंशन का शिकार होता है, जिसकी वजह से वो ड्रग मतलब समाजी बुराई में उलझता है। सर हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से यही है कि अगर आपने आरिफ चीज को मतलब एब्जॉर्ब करना ही है तो चलो ठीक है, हमें उसके साथ कोई ऐतराज नहीं है। और जो यूथ है जो थाउजेंड्स एंड आई कैन से लाख्स में मतलब बीएड एमएड एस्पिरेंट्स, इनके लिए आप कौन सी पॉलिसी ला रहे हो? तो ओवरऑल मैं ये सर कहूंगा कि अगर आप देखोगे आजकल जो गवर्नमेंट स्कूल उसमें टीचर मतलब स्टूडेंट्स का जो रेशियो है, स्टूडेंट टीचर रेशियो है, क्या है? कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल में 20-25 मतलब स्टूडेंट्स है। मसला यही है कि जब वहाँ पे क्वालिटी वाले टीचर्स नहीं है
जब क्वालिटी को देख के टीचर्स को रिक्रूट नहीं किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से रेशो कम हो जाएगा। अगर बीएड में एमएड वाले में टीचर ट्रेनिंग कितनी दी जाती है एक स्टूडेंट्स को, ताकि वो कल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिक्रूट होते वो मतलब वही स्किल मतलब बच्चों को सिखाए। जब इन चीजों का क्राइटेरिया जहन में, जब रिक्रूटमेंट होती है, जब इन चीजों का क्राइटेरिया जहन में नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से एक अच्छे टीचर सोसाइटी को नहीं मिल रहे, जब अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे तो टीचर स्टूडेंट रेशो जो है वो कम नहीं होगा, तो और क्या होगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक चीज और भी है कि शबीर साहब, मैं आपसे ही जानना ही चाहूंगा, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कम है। यही था कि ऐसा नहीं है कि बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं है। देखिए, जब कभी कोई अगर एक टीचर कोई रिक्रूट हो भी जाता है तो उसको डिपार्टमेंटल भी जो है वो बीएड करवाई जाती है और कंपलसरी करवाई जाती है, तब तक उसकी प्रमोशन नहीं होती। इसका मतलब यह है कि बीएड कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जरूर है, जो है वो एमएड इंपॉर्टेंट जरूर है। तो अगर बाद में डिपार्टमेंट में उसको अब्जॉर्ब करने के बाद या रिक्रूट करने के बाद जब उसको कुछ सालों के बाद जो है बीएड की रिक्वायरमेंट है, जरूरत पड़ती है, तो उससे पहले वाले जिन्होंने कर ली है तो उनको क्यों ना उसमें जो है वो इसी में जो है रिक्रूट किया जाए। एग्जैक्टली सर, है ना? तो ठीक है सर, चूंकि मैं आपको पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि जो टीचिंग प्रोफेशनलिज्म है उसमें जो सरकार ने वो स्टैंडर्ड्स में फेल हो चुका है सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स। तो यही वजह है कि हम इस वक्त उस मोड पे हैं जहां पे सरकार हमें रिक्रूटमेंट्स के लिए कोई विंडो नहीं दे रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं टीचर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद ही गलत पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया है गलत तरीके से। तो वहां पे उनको उन गैप्स को फिल करने के लिए अब वो रेमेडियल मेजर्स उठाना चाहते हैं। क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ चुकी है इससे पहले ही कि 2019 तक कोई भी टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने बीएड नहीं किया हुआ हो। सरकार के ऊपर उन्होंने ये इंस्ट्रक्ट किया, ऑर्डर किया कि 2019 तक जो भी रिक्रूटमेंट्स हुई है टीचर्स की, उनमें सब टीचर्स बीएड करके होने चाहिए। तो अगर आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो या इवन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हो, वो वक्तन फवक्तन अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज करते रहते हैं। फोकस इसी बात पे के ऊपर रहता है कि किस तरीके से टीचिंग में प्रोफेशनलिज्म जो है उसको बढ़ावा मिले और उसके स्टैंडर्ड्स को जो है वो ऊपर किया जाए। तो इसमें बात फिर भी वही आती है कि सरकार जो है इस प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखने में नाकाम हुई है। आपने अभी बात की कि सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट्स क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों सरकार को 2000 स्कूल 1000 स्कूल जम्मू में और 1000 स्कूल कश्मीर में बंद करने पड़े, क्योंकि वहां पे जो टीचर स्टूडेंट रेशियो था वो बहुत कम था, स्टूडेंट्स बहुत कम थे और टीचर्स बहुत ज्यादा थे। क्यों सरकार को वो 2000 स्कूल बंद करने पड़े? क्योंकि उसी सरकार ने, उससे पहले जो सरकार थी उन्होंने उस स्कूल्स को ओपन किया था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को, उस नारे को मीट करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए। अब ये सरकार जो है अब स्कूल बंद कर रहे हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन कितना है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें हम इसी बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि अगर आप टीचर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, लास्ट टाइम आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे सभी पैनलिस्ट्स ने यहाँ पे इस बात को फोकस किया कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी आरईटी के खिलाफ, या हम नहीं चाहते हैं कि उनको ऑब्जर्व मत कीजिए, लेकिन हमारा ये मुद्दा है कि आपने उनको भी अपॉइंट किया, बिल्कुल एक गलत पॉलिसी के जरिए से उनको अपॉइंट किया, और इस वक्त उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है। इस वक्त उनके सैलरीज के इश्यूज आते हैं, इस वक्त टीचर स्टूडेंट रेशियो का इशू आता है आपके सामने। अब आपके पास कोई मौका नहीं है कि आप उनको निकाल सके, आप उनको निकाल भी नहीं सकते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा कि हाई कोर्ट में एक आरईटी को बताया गया कि आप देखाव के ऊपर कोई मजमून लिखिए, तो वो देखाव के ऊपर कोई मजमून नहीं लिख पाया। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने इन टीचिंग प्रोफेशनल्स को, इनके स्टैंडर्ड्स को कितना मीट किया हुआ है, सरकार कितना इसके ऊपर फोकस कर रही है कि जो एक टीचर है उसके कितने स्टैंडर्ड्स होने चाहिए,
उसकी कितनी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म उसमें उसके अंदर कितना होना चाहिए, ये बिल्कुल सरकार जो है गवर्नमेंट जो है उसमें बिल्कुल फेल हो चुकी है। और रही बात ठीक है। प्राइवेट स्कूल में क्यों एनरोलमेंट ज्यादा हो रही है, क्योंकि इशफाक साहब ने ठीक पहले है, ही कहा कि स्कूल जो है मैं बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली टाइम की जी प्राइवेट स्कूल जो है वो स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल मीट करते हैं। वो जब कोई पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं वो साथ में लिखते हैं कि इसके पास कंसर्न सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, अगर किसी के पास एमएड होगा तो उसको प्रेफर किया जाएगा, अगर किसी के पास 2 साल की एक्सपीरियंस होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे, अगर एसएसआर भी जो टीचर्स रिक्रूट करते हैं वो जो सिलेबस रखते हैं वो प्योरली वो सिलेबस जनरल स्टडीज के ऊपर आधारित होता है। जहां तक सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात है, वो वहां पे पेडागोजी के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो कौन से गाइडलाइंस को मुरतब करते हैं, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है या यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से उनका उल्लंघन करते हैं। तो स्टैंडर्ड कहाँ पे रहेगा? तो बिल्कुल एनरोलमेंट जो है वो गिर जाएगी। हमने कभी नहीं देखा कि टीचर्स को बैनर्स निकाल के निकलना पड़ता है गाँव में ये नारे देकर कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को एनरोल कर दीजिए, वहाँ बेस्ट एजुकेशन है। ये हमने कभी नहीं देखा था, लेकिन आज के ज़माने में हमें ये भी देखना पड़ता है। ये इससे साफ पता चलता है कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार ने और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इस एजुकेशन में टीचिंग के स्टैंडर्ड्स को कितना उन्होंने ऊपर किया। और कभी प्रायोरिटी नहीं बनाया गया, एजुकेशन सिस्टम को कभी प्रायोरिटी नहीं बनाया गया कभी किसी भी सरकार में। हम किसी एक का नाम ना लेते हुए हम सभी को कह सकते हैं कि सभी ने इसको इतना प्रायोरिटाइज नहीं किया। नासिर साहब, आखिरी कमेंट बिल्कुल कम अल्फाजों में आपसे चाहता हूँ। सर जैसा कि आपने अभी बोला कि बीएड को इम्पोर्टेंस है कि जब एक बंदा एंगेज होता है एज टीचर, उसके बाद उसको डिपार्टमेंट डिप्यूट करते हैं फॉर बीएड ट्रेनिंग। सर आप देखिए, सबसे पहले एक बर्डन है ऑन एक्चुअल गवर्नमेंट पर, एक बर्डन है क्योंकि एक तो उसको तनख्वाह देते हैं और वो फिर जाता है डिग्री करने। नंबर सेकंड पॉइंट ये है सर, क्या अगर हम किसी बंदे को लाएंगे, उसे 10+2 क्या है, उसको बोलेंगे भाई आपको हम डॉक्टर बनाएंगे, फिर उसको भेजेंगे एमबीबीएस करने विदाउट टेस्टिंग हिज क्वालिटी एबिलिटीज, विदाउट टेस्टिंग हिज इंटेलिजेंस। हम ऐसे लाएंगे किसी को, आए आपको हम डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर पहले डॉक्टर अपॉइंट करेंगे, उसके बाद एमबीबीएस करने भेजेंगे। क्या ये ठीक रहेगा सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, बिल्कुल अजीब लग रहा है सर। जो अब लास्ट में मतलब हमारी गुजारिश होगी, जो हमारी प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे हमारी ये गुजारिश होगी कि सबसे पहले जो आपने रिसेंटली 2018 में एक ऑर्डर निकाला है कि हम कन्वर्ट करेंगे आरएटी टीचर्स या एसएससी टीचर्स को इनटू टीचर ग्रेड 2 एंड टीचर ग्रेड 3। सर आप एक मेंटेन कीजिए बैलेंस, आप फ्रेश रिक्रूटमेंट भी कीजिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी कीजिए और डिपार्टमेंटल प्रमोशंस भी कीजिए। नंबर सेकंड, हमारा ये मतलब रिक्वेस्ट होगी कि जो एनईपी 2020 है, उन्होंने उसमें क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि जो अप टू 2030 हर किसी टीचर के पास ना बीएड होना चाहिए। जब बीएड जरूरी है तो आप उन लोगों को प्रेफरेंस दीजिए वाइल रिक्रूटिंग टीचर्स जिनके पास बीएड डिग्री होगी। नंबर थर्ड सर, और एक रिक्वेस्ट है कि जो सिलेबस है फॉर टीचर रिक्रूटमेंट वो एज पर सीटेट नॉर्म्स होना चाहिए सर। जो सिलेबस में होगा उसमें उनसे पेडागॉजी के बारे में पूछा जाएगा, उनसे अबाउट डिफरेंट टीचर एजुकेशन के सब्जेक्ट्स उनके बारे में पूछा जाए, न कि उनसे उनकी रीजनिंग चेक की जाए, उनकी जनरल नॉलेज वो भी है सर। लेकिन जो जैसे हम डॉक्टर को रिक्रूट करने के वक्त उससे मेडिकल साइंस के बारे में बोलते हैं, इसी तरह प्रोफेशनलिज्म है तो टीचिंग प्रोफेशन में भी प्रोफेशनलिज्म को प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए, ये कह सकते हैं। कुल मिला के इशफाक साहब, मैं आपसे आखिरी कमेंट बिल्कुल कम अल्फाजों में चाहूंगा क्योंकि वक्त वो लिमिटेड। जी सर, बस हमारी यही डिमांड है कि हम एलजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे हम ये मतलब एक मुअद्दबाना ये एक रिक्वेस्ट है हमारी उनसे, प्लीज और प्लीज आप कोई एक स्पेशल पॉलिसीज फ्रेम कीजिए इन
हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स के लिए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई स्कूल मर्ज ना करना पड़ सके। आप ऐसी पॉलिसीज फ्रेम कीजिए, आप ऐसी पॉलिसीज बनाइए ताकि जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का सपना जो आप लोगों ने देखा था वो फुलफिल हो। उसको फुलफिल करने के लिए आपको और स्कूल्स एस्टेब्लिश करने पड़े, ना कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है उनको आपको मर्ज करना पड़े। ऐसी पॉलिसीज फ्रेम कीजिए, ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कीजिए, ऐसा सिलेबस रखिए, तो उसी से आपको वो गोल जो आपने देखा था, वो सपना जो आप लोगों ने देखा था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वो आपका अचीव हो जाएगा। अगर आप रॉन्ग पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर आप एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया जो है वो आप मतलब एज पर सीटेट गाइडलाइंस नहीं रखोगे, एज पर एनसीटी गाइडलाइंस नहीं रखोगे, एज पर एनईपी 2020 गाइडलाइंस के नहीं रखोगे, तो वो सपना जो है आप लोगों ने देखा था उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी उसको अचीव करने में। सर थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का जिन्होंने खासकर जो इस एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करी। ये सिर्फ कुल मिला के अगर मैं बात कहूँ तो सिर्फ इतनी है कि टीचर हो या यूथ हो या एजुकेशन सिस्टम हो, ये किसी भी मुआशरे, किसी भी नेशन का, किसी भी मुल्क का जो है वो एक कह सकते हैं कि सतून भी है, उसकी फाउंडेशन भी है और उसकी छत भी है और दीवारें भी हैं। ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं है बल्कि इसमें तरबियती निज़ाम भी इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल फादर भी जो है वो टीचर होता है। हम ये मानते हैं कि जब एक बच्चा जो घर से बाहर निकलता है, जब स्कूल में जाता है, तो उस मुआशरे, उस माहौल में वो अपने आप को जिंदगी के कई ऐसी चीजें भी सीखता है जो शायद उसे घर में नहीं सीखने को मिलती हैं। उस्ताद का और टीचर का रिलेशन जो है वो हमेशा से एक पास माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो सेल्फनेस का जो रिश्ता होता है, इसके बीच में कोई टीचर को कोई उम्मीद जो है वो एक बच्चे से कोई तवक्कुआत नहीं होती है। वो सिर्फ इस बात से खुश हो जाता है कि बच्चा उसका जो है वो, उसका स्टूडेंट जो है वो कहीं भी पढ़ लिख कर किसी अच्छे मुकाम पर जाए और उसका भी नाम रोशन करे, उसके वालिदैन का भी नाम रोशन करे और समाज की खिदमत भी करे। ये उसकी जो है वो एक टीचर की जो है वो हमेशा ख्वाहिशात रहती है। लेकिन इसी मुआशरे में अगर हम ये देखते हैं कि एक तरफ एक प्रोफेशनल डॉक्टर जो है वो डॉक्टर बन जाता है, एक प्रोफेशनल इंजीनियर बन जाता है और एक प्रोफेशनल लॉयर बन जाता है, लेकिन देखते हैं कि प्रोफेशनल टीचर नहीं बनता है। यानी एक नॉन प्रोफेशनल टीचर को टीचर तो बना दिया जाता है, लेकिन जो प्रोफेशनल टीचर है उसके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती होती नजर आती है। कहीं ना कहीं ये इस जो गवर्नमेंट की बीएड की पॉलिसी है वो डिग्री के साथ मजाक है कि एक आदमी को जो पूरा टीचिंग स्किल सीखता है वो उसको टीचिंग एंड लर्निंग स्किल्स को जो है वो इस्तेमाल करना उसको सिखाया जाता है। बच्चों के साथ किस तरह से नए नए तरीके से बच्चों के साथ जो है वो जो है एक्सप्रेस करवाना सिखाया जाता है या उनको एक्सपोजर दिलवाना सिखाया जाता है। ये सारी चीजें जो है वो बीएड की कोर्सेज में ही सिखाई जाती हैं। तो ये प्रोफेशनल डिग्री ही होती है, लेकिन इसको इतनी अहमियत ना देकर कहीं ना कहीं एक तो नुकसान इन नौजवानों का हो रहा है, और लेकिन दूसरी तरफ नुकसान हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जब हम ये देखते हैं कि एजुकेशन को बिल्कुल फ्री मुफ्त किया जाता है। ये गांव में जितने भी इदारे हैं, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये कम फीस के साथ होते हैं, यानी मुफ्त, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुफ्त जो है वो तालीम जो है वो देते हैं। लेकिन मुफ्त होने के बावजूद इनका जो है वो ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा हो जाता है। हम देखते हैं कि गांव के खासकर रूरल एरियाज में जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर बच्चे जो हैं वो इन स्कूलों में ना जाते हुए प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। वजह इसकी इतनी है कि वहां पे प्रोफेशनलिज्म की कहीं ना कहीं कमी दिखती है, कहीं ना कहीं पॉलिसी में लेक्यूना दिखता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई ऐसी कमी लगती है कि शायद जो है वो उसको उनकी तवज्जो नहीं देती। कभी कभी हमें ये भी लगा है कि कभी गवर्नमेंट ने कभी एजुकेशन को इस कदर जो है वो जो है इसको तवज्जो नहीं दी है। दूसरी बात यह है कि गरीब आदमी जो गांव का है, देहात में रहने वाला है, दिहाड़ी लगाने वाला आदमी है, वो इन्हीं सरकारी स्कूलों में जा सकता है। उन बच्चों के लिए सरकारी स्कूल ही जो है वो सबसे बड़ा प्रेफरेंस होते हैं। और अगर उस तरह का अगर हम माहौल उन लोगों के लिए बनाया जाएगा, और मुझे लगता है कि हमारा लिटरेसी रेट भी अच्छा हो जाएगा, और कम से कम वो बच्चा जो बड़ा होकर कम से कम अपने पांव पर खड़ा होने के लिए जो है वो खुद को साबित कर सकता है। लेकिन वो मुमकिन तभी है जब सरकार भी अपनी तरफ से कुछ कोशिश करे। और एक तरफ हम ये कहते हैं कि जिस तरह से ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, ऑनलाइन सिस्टम में ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। आने वाले टाइम के अंदर ऑनलाइन
एजुकेशन का भी चलन जो है वो साथ साथ में चलता रहेगा। इस तरह में ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है, इस तरह से ज्यादा जो है वो एक टेक्निकल टीचर्स की जरूरत है, और इस दौरान में इस तरफ ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऐसा हो नहीं रहा है। बदकिस्मती ये है कि नौजवान फिर से अपना जो है वो अपनी बात को तो रख रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कौन है, कौन सुनेगा और किसको सुनाए। सबसे बड़ी बात यह है, उम्मीद तो यही रखते हैं कि इनकी बात को सुना भी जाएगा, इनकी बात को ग्रुप में गौर भी किया जाएगा और इनकी मुश्किलातों का इजाला भी किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, अपनी अपनी राय जो है वो हमारे प्रोग्राम में रखी, और अगले प्रोग्राम में मैं दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू।